स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करूंगा। चैप्टर वही है, चैप्टर फर्स्ट ही है। अभी चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, स्किल्स टू टीच द फिजिक्स, टू लर्न द फिजिक्स, साइज ऑफ द बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक, उसके बाद फिजिक्स के टाइप, 3 तरह के टाइप, क्या क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, बायोफिजिक्स, ये सब डिस्कस किया था। इस चैप्टर में अब पढ़ना है फोर्स के बारे में, कुछ जानकारी लेनी है, कुछ लॉज के बारे में। तो फोर्स के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फोर्स, everybody knows about the force कि force is an agent, source which act on a system or body externally as well as internally। नहीं बात देखो, मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये एक्सटर्नली लग रहा है, और एक सब्सटेंस के अंदर 2 पार्टिकल, 2 मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इंटरनली है। तो फोर्स सब नोट्स में है लिखा हुआ, वही समझा रहा हूं। फोर्स इज व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंट विच एक्ट बोथ फॉर्म, पुल और पुश। पुल भी होता है इसका फॉर्म, पुश भी हो। तो पुल एंड पुश आर द फॉर्म ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज फोर्स? इट इज इंटरनल एजेंट और एक्सटर्नल एजेंट। दिस इज एक्सटर्नल एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज इंटरनल फोर्स। And what is the form of force? Pull and push, right? फिर फोर्स के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे कि फोर्स के 4, फोर्स तो बहुत सारे हैं, पर साइंस में 4 फंडामेंटल फोर्स बनाए गए हैं। 4 इनमें फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स है विच इज कॉल्ड, देखो आपके सामने है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इंडिकेट F से करेंगे बट नीचे G लगा देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। सब हमें पढ़ना है फर्दर ना, आगे आने वाले दिनों में डिटेल में पढ़ना है, बट फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया जाता है कि दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहा गया यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी तरह की बॉडीज हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, 2 छोटे बॉडीज हो, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, 2 बड़े बॉडीज हो, लाइक 2 प्लैनेट, ये फोर्स हर जगह काम करता है। और नेचर क्या है इसका? ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। एंड इट इज कॉमन फोर्स। कॉमन का मतलब लगना ही लगना है, हर जगह होना है, कोई कंडीशन नहीं है। 2 मासेस जहां होंगे एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो मासेस माइक्रोस्कोपिक साइज में हो या माइक्रोस्कोपिक, डजंट मैटर। ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच भी लग सकता है, ये 2 प्लैनेट्स के बीच भी लग सकता है। अब जैसे मान लो आपके पास 2 मासेस हैं, m1 और m2, और ये एक r डिस्टेंस पे है। व्हाट इज r? द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो ये फोर्स कैसा फोर्स होता है? दोनों मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दूसरे को बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, बराबर, एकदम बराबर। और इस फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड हम देखें तो इस फोर्स के बारे में कहा जाता है, ये फोर्स दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, एक की वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसे लोग कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, कि ये प्रोडक्ट लॉ है। 2 मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रोडक्ट लॉ। फिर क्या बताया गया? ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। समझे? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। डिस्टेंस जितना कम करोगे ना, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। और स्क्वायर का मतलब डबल, अगर ये ट्वाइस हुआ तो ये 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, ये इनवर्सली। तो इसे लोग कहते हैं कि दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो 2 लॉ को फॉलो करता है, मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट लॉ, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हेन यू विल कंबाइन बोथ द कंडीशन, यू कैन राइट टुगेदर बोथ द टर्म्स m1 m2 by r square. And when you will remove the proportional sign, you know very well कि जब हम proportional sign साइंस में हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2
by what? R square. Yes, this is the gravitational force and this concept was defined by Newton. और ये कांस्टेंट को भी हम G से ही करते हैं. This G is called gravitational constant. लिखा सही. This G is called gravitational constant. Right? ये जो G, मैं दोबारा बता दूं, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको. ये जो अभी मैंने बताया, this G, right? This G is what? Gravitational constant. ये जो G आया है ना, ये वाला G, this is called gravitational constant. और इस G की वैल्यू जो बताई गई 6.67 into 10 to the power -11. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं लोग इसे, कभी नहीं बदलता. और इस G की वैल्यू ये होती है कांस्टेंट की, जो यहाँ पे आ रहा है. यूनिट कभी भी फिजिक्स में 11 से 12 तक यूनिट किसी चीज़ की रटते नहीं है, उसको हम फॉर्मूले से ही निकाल देंगे. मुझे किसकी यूनिट निकालनी है? G की. मुझे किसकी निकालनी है बताओ? G की निकालनी है बेटा. तो G को अलग करने के लिए क्या करोगे? देखो G कैसे अलग होगा. R स्क्वायर, पहले फोर्स का क्या होगा? न्यूटन. ठीक है, R स्क्वायर यहाँ लगा दो. R स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और दोनों मास नीचे आएगा तो kg, मास की यूनिट kg होती है. 2 kg मिलकर नीचे क्या आ जाएगा? kg स्क्वायर. G अलग करने के लिए क्या होगा? R स्क्वायर यहाँ शिफ्ट, दोनों मास नीचे शिफ्ट. फोर्स का न्यूटन, इन R स्क्वायर शिफ्ट तो मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर, अपॉन 2 मास नीचे आएगा तो kg स्क्वायर. This is the value of constant and this is the unit of constant. And this is your gravitational force. This is the first fundamental force in the science defined by discovered by the Newton. ये फोर्स एवरीवेयर कॉमन, हर जगह लगना ही लगना है. इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज जो नोट्स में है वो याद कर लेना. पहली प्रॉपर्टी तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बहुत कई बार बोल चुका हूँ कि ये कॉमन फोर्स, कॉमन, एवरीवेयर इट एक्ट. नंबर टू सुनो ध्यान से. नंबर 2 है कि ये नेचर वाइज ओनली अट्रैक्टिव. नंबर 2 अट्रैक्टिव. 2 प्रॉपर्टीज हो गई. तीसरी प्रॉपर्टीज बता दूं, ये वीकेस्ट फोर्स होता है, और जो फोर्स पढ़ाऊंगा ना मैं, उन सब के कंपैरिजन में ये कमजोर फोर्स होता है. वीक, उतना स्ट्रांग नहीं होता. तो तीसरी प्रॉपर्टी, ये वीक फोर्स होता है, कमजोर फोर्स होता है. कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3. चौथी प्रॉपर्टी जरा सुनिए, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है. क्या होता है? लॉन्ग रेंज. अगर लॉन्ग रेंज नहीं होता, ये डिस्टेंस कितना भी बढ़ा दो 2 मासेस के बीच, ये काम करेगा ही करेगा. अगर लॉन्ग रेंज नहीं होता तो मून और अर्थ के बीच कहां से काम करता? मून और अर्थ देखते हो कितनी दूरी पे है, कोई भी 2 प्लैनेट के बीच काम ही नहीं कर पाता. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है. क्या है बेटा? ये लॉन्ग रेंज फोर्स. 4 प्रॉपर्टी. 5वीं प्रॉपर्टी भी सुन लो आप ध्यान से. 5वीं प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसमें? कि ये सेंट्रल फोर्स होता है. सब नोट्स में लिखा हुआ, समझ लो और नोट कर लेना. सेंट्रल फोर्स होता है. सेंट्रल फोर्स का मतलब जैसे मान लो 2 बॉडीज के बीच काम कर रहा है. 2 बॉडी बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ी, जैसे ये एक 2 बॉडी है. तो ये जो फोर्स का जो एक्शन होगा, ये जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, वो सेंटर यहाँ पे लगेगा. इफेक्ट तो पूरे बॉडी पे आएगा, बट जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा वो बॉडी के सेंटर पे होगा. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडीज. तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई. 5 प्रॉपर्टी. छठी प्रॉपर्टी है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है. क्या होता है? कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है बेटा कि ये फोर्स, कोई भी फोर्स क्या करता है? वर्क करता है. कोई भी फोर्स किसी चीज में वर्क करता है, किसी फोर्स के थ्रू हम वर्क करते हैं. तो ये ऐसा फोर्स है जिससे एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी कंजर्व रहती है. By the gravitational force, energy of the system always remains conserved. By this force, there is no loss of energy. ये और भी लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करता है, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ. तो ये सब क्या थी? प्रॉपर्टीज थे. बड़ा आसान प्रॉपर्टी था. लास्ट में जो बताया फिर से सुन लो. कंजर्वेटिव. इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. इट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बाय द गिवन फोर्स. तो ये जो मैंने पहला पढ़ाया साइंस का द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स ऑफ द साइंस, ये जी के बारे में समझ में आ गया. कांस्टेंट ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच नेवर चेंजेस, एंड वैल्यू ये, यूनिट ये, और कुछ प्रॉपर्टीज सारे नोट्स में हैं. मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा. ये फर्स्ट पॉइंट फोर्स का मैंने करा दिया. अब मैं आऊंगा सेकंड फोर्स में. फोर्स के 4 टाइप हैं. ठीक है, सब नोट कर लेना. नोट्स जो भेजा हूं मैं, भेजूंगा ना, सब नोट बना लेना. अब देखो बच्चे,
सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉरी सेकेंड टाइप जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसे हम F फोर्स और E के नीचे E समझ जाएंगे भाई। अगर फोर्स के नीचे G लगा था तो ग्रेविटेशनल, E लगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कहा जाता है कि ये फोर्स कहां काम करता है। ये फोर्स, सबसे पहले मैं बता दूं, ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में भी काम करता है। ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में काम करता है। ये फोर्स दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच काम करता है। ये फोर्स दो करंट कैरिंग वायर के बीच काम करता है। यानी ये फोर्स कहां होता है, जहां चार्जेस हों, जहां मैग्नेटिक पोल्स हों, जहां करंट हों। एक बात बताओ, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, याद है कि दो सिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यही तो है। ये भी पढ़ा होगा, मैग्नेट में भी जानते होंगे कि दो नॉर्थ पोल, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नॉर्थ साउथ पोल दो मैग्नेट के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब कौन से फोर्स की कैटेगरी में है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और 12th में पढ़ाऊंगा दो करंट कैरिंग वायर भी ना एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। तो ये सारे जो मैंने टाइप बताए बेटा, वो किसके टाइप थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को आप दो हिस्सों में चाहो तो बांट सकते हो। एक इसका पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो काम करता है बिटवीन टू चार्जेस। सुनना ध्यान से, एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो ये फोर्स कहां काम करता है, बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। मैग्नेटिक कहां काम करता है, सुन लो, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, राइट। या जब और काम करता है, सुनो, बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। तो ये मैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये दोनों मिलके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो या तो दो चार्जेस के बीच काम करता है एट रेस्ट में होने चाहिए, और जब वही चार्ज मोशन में आ जाए तो फिर तो वो करंट बन गया। चार्ज जब मोशन में आ गया वो तो करंट बना गया। चार्ज जब चलता है तो करंट बन जाता है, तो फिर तो मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी दो कैटेगरी है, बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स और बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। तो ये मिला के कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच काम करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ दो मास के बीच, बस ये इसमें बहुत डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो चार्जेस के बीच भी काम करता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में हो तब ही आता है। और मैग्नेटिक कब, मैग्नेटिक दो मैग्नेट्स के बीच भी काम करता है या दो करंट के बीच भी। रेस्ट में मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर चार्ज मोशन में हो जाएगा तो फिर तो चार्ज नहीं रहता, फिर वो चार्ज करंट बन जाता है। और जब करंट आ जाएगा, दोनों चार्ज जब करंट बन चुके होंगे, दोनों चार्ज ऑफ द सिस्टम करंट में बदल जाएंगे, फिर तो वो मैग्नेटिक में कहना चला जाएगा। बट सुन लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो बच्चे अब ध्यान दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में तो मैंने बताया कि दो चार्जेस के बीच भी होता है, दो करंट के बीच भी होता है और दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच भी होता है। बट मैं एग्जांपल में एक ही एग्जांपल लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चलो आपके पास दो चार्जेस ले लिया, दो चार्जेस के बीच ही होता है, दो चार्जेस रेस्ट में हैं, आर डिस्टेंस पे हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, याद करना फिर से कि चार्जेस के नेचर होते हैं, चार्जेस पॉजिटिव भी होता है और चार्जेस नेगेटिव भी होते हैं, है ना। ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मैं आगे पढ़ा दूंगा कि चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वन बॉडी टू अनदर बॉडी, याद है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी की चार्ज मानी जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास निगेटिव चार्ज माना जाता है। चलो वो बात की बात है। तो अभी मैंने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिया है, तो क्या मैंने पढ़ाया, सिमिलर नेचर के चार्ज रिपेल करेंगे। सिमिलर पोल, नॉर्थ पोल वहां भी रिपेल होता है, चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, सिमिलर नेचर रिपेल करते हैं। तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, ये हो गया Fe। Q2 उतना ही फोर्स से Q1 को रिपेल करेगा, है ना। यही तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो मान लिया मैंने कहा Q1 Q2, लेकिन अब Q2 एक नेगेटिव ले लिया, एक नेगेटिव पोलैरिटी में है, इलेक्ट्रॉन गेन करके आ गया ये। चलो
उससे क्या फर्क पड़ता है, फोर्सेस तो काम करेंगे ही, लेकिन अब नेचर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा भाई, आ जाओ, और Q1 Q2 को करेगा। तो ये जो फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें फर्क समझ में आ गया। पहला फर्क मैं बताऊं, वो कॉमन फोर्स था, ये कॉमन नहीं है। ये कॉमन कैसे है, जिसके पास चार्जेस पोलैरिटी डेवलप होंगे वही काम करेगा, और वो तो भाई मास है तो काम ही, आपको पता है मास कॉमन प्रॉपर्टी है। कौन सी ऐसी चीज नहीं है यूनिवर्स में जिसके पास मास नहीं है, अगर मास नहीं तो एग्जिस्टेंस नहीं, तो जहां मास वहां वो काम करेगा ही करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमन फोर्स, बट ये कॉमन नहीं है, ये तो तब तक नहीं काम करेगा जब तक बॉडी के पास पोलैरिटी डेवलप ना हो जाए, चार्जेस ना हो जाए, चार्ज ना बन जाए, ठीक है। दूसरी बात, वो सिर्फ अट्रैक्टिव, लेकिन ये रिपल्सिव भी है। कौन, वो ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव, बट ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, राइट। और बिल्कुल वैसे ही है, ये भी प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करता है। वो मासेस के प्रोडक्ट को करता था, ये चार्जेस के प्रोडक्ट को, एकदम सेम। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, सेम डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, कुछ फर्क नहीं है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने बताया था, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूं ना मैं, वो कूलम ने बताया, कूलम से। चल अब हटाते हैं इसको, अब एक जगह कंबाइन करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई कितना, R स्क्वायर। फिर आपको पता है ये हटता है तो कांस्टेंट आता है, वहां G आया था तो यहाँ E नहीं है, ऐसा नहीं समझना E तो E आ जाएगा, यहाँ K लिखते हैं लोग, K, यहाँ के कांस्टेंट को K लिखते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बस फिनिश। एकदम सेम तो है ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा, मुझे तो फर्क नहीं लगा। कहाँ लगा, हाँ एक दो फर्क लगा, वो कॉमन, वो तो लगना ही लगना है, ये कॉमन नहीं ना, ये कॉमन नहीं। ये जहां बॉडी के पास चार्ज डेवलप पोलैरिटी तभी ये काम करेगा। और क्या था, वो सिर्फ अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। बाकी तो वो भी प्रोडक्ट लो, ये भी प्रोडक्ट लो, वो मासेस के प्रोडक्ट पे, ये चार्जेस के प्रोडक्ट पे, वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, ये भी दोनों के डिस्टेंस के इनवर्सली। वहां कांस्टेंट G, यहाँ कांस्टेंट K, क्या फर्क है भाई, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, इस K को कहेंगे, जैसे हमने क्या कहा था वहां वहां क्या कहा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, राइट। और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, वहां 6.67 10⁻11, यहाँ 9 × 10⁻9। यूनिट कैसे मैंने कहा था, इसकी यूनिट निकालना, कभी भी कांस्टेंट की यूनिट रटने नहीं कहा था ना मैंने। K कैसे निकालेंगे, फिर फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, R स्क्वायर यहाँ शिफ्ट करो, R का मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर। K को अलग करने के लिए दोनों चार्ज नीचे लाना पड़ेगा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम कूलम मिलके क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। कभी भी कांस्टेंट पूरी फिजिक्स में रटना नहीं, कांस्टेंट को निकालना है, सबको इधर शिफ्ट कर दो, उधर की यूनिट पता है, आराम से लिख दो, ये कांस्टेंट हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में, चलो पहली प्रॉपर्टी, ये कॉमन नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्रोडक्ट लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। चौथी प्रॉपर्टी सुनिए, चौथी प्रॉपर्टी, ये लॉन्ग रेंज नहीं होता, बहुत लंबी दूरी पे चार्ज रख दोगे या बोलोगे फोर्स लगे एक दूसरे पे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, याद रखना। वो लॉन्ग रेंज था, कौन, ग्रेविटेशनल, ये लॉन्ग रेंज नहीं है भाई, प्लीज, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी आप समझते चाहिए, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मिल रहा है उससे। ये फोर्स के थ्रू अगर कहीं वर्क डन हो रहा है किसी भी सिस्टम में, तो एनर्जी लॉस यहां भी नहीं होती, एनर्जी यहां भी कंजर्व रहता है, मैच कर रहा है। और एक और चीज मैच करेगा, ये भी सेंट्रल फोर्स होता है। अरे यार, चार्ज किसके पास आएगा, हवा में थोड़ी आएगा, किसी बॉडी के पास आएगा ना। तो ये भी फोर्स बॉडी के सेंटर टू सेंटर पे ही इसका लाइन ऑफ एक्शन होता है, यानी ये फोर्स का जो एक्शन होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये बॉडी के सेंटर से ही पास करता है। चार्ज किसके पास आएगा, बॉडी ही के पास आएगा ना, तो ये भी सेंट्रल ही फोर्स होता है। समझ में आ गया। तो क्या क्या फर्क लगा मुझे, एक और सुनो ध्यान से। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, वो वीकेस्ट है, बहुत कमजोर है, और ये ना उससे बहुत मजबूत है, ये उससे बहुत स्ट्रांग है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और लोग कहते हैं कि ये 10⁻36 टाइम्स, देख रहे हो, ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 1-2 टाइम्स नहीं, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ये किसका प्रॉपर्टी याद रखिएगा, वो वीकेस्ट था, सबसे कमजोर था,
ये वाला फोर्स कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये जो मैंने पढ़ाया मेन तो मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी कैटेगरी बांट दी, चार्जेस के बीच इलेक्ट्रो वर्ड से आता है और दो मैग्नेटिक पोल्स या करंट के बीच मैग्नेटिक फोर्स। बट हमें कोई एक ही एग्जांपल करना है एग्जाम में और इसी को आता है पेपर में। एग्जांपल में दो चार्जेस के बीच ही समझा देना आप, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई एग्जांपल पूछा जाए तो। और प्रॉपर्टी तो सब में, क्या प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया जरा एक बार बताना जरा। वो कॉमन था ग्रेविटेशन, ये कॉमन नहीं है। वो सिर्फ अट्रैक्टिव था, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है। और ये वाला फोर्स कौन, बाकी सब तो मिल रहा था। एक और चीज, वो लॉन्ग रेंज फोर्स था ग्रेविटेशनल, ये लॉन्ग रेंज नहीं है, थोड़ा फर्क सुन लो। और ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये अभी हमने कितने फोर्स आपको पढ़ाए, फंडामेंटल में 2 फोर्स पढ़ा दिया, एक तो पढ़ा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। इसमें एग्जांपल किसका लिया, इलेक्ट्रो का लिया, चार्जेस के बीच का दिखा दिया। अब बच्चे 2 फोर्स मैंने पढ़ा दिए, 4 फोर्स हैं ध्यान रखना, लेकिन मेन 2 मैंने पढ़ा दिए, बाकी 2 तो छोटे छोटे हैं। चलो अब ये एक सवाल पेपर में बहुत आता है, बहुत, कि ये जो अभी आपने बताया ना सर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 टू द पावर 36 टाइम्स होता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये मुझे प्रूफ करके बताओ। क्या आता है पेपर में कि शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत आता है पेपर में, कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको मैं समझा दूं, अच्छे से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स में भेज रहा हूं मैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा देखो ध्यान देना, हमें ऐसी 2 पार्टिकल्स या बॉडीज लेनी पड़ेंगी जिसके पास मासेस भी हों और चार्ज भी हों। मासेस तो होंगे ही होंगे तभी तो ये आएगा, और चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही बोलूंगा बट एग्जांपल किसका लूंगा, चार्ज वाला लूंगा, ठीक है। चलो कंसीडर, देखो मैं क्या ले रहा हूं, 2 प्रोटॉन्स, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए 2 प्रोटॉन लेना, 2 प्रोटॉन के पास तो मास तो होता ही है, चार्ज भी होता है। आपको बता दूं मास ऑफ प्रोटॉन को मैं m के नीचे p लगा दूंगा, और याद होगी वैल्यू, आपको नहीं भी याद है तो याद रखना 1.6 इंटू 10 द पावर 27 kg, राइट। चार्ज ऑफ प्रोटॉन नहीं जानते हो तो जान दो, 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम, ठीक है। चलो डायग्राम बनाओ, 2 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, हो गया। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक दूसरे को रिपेल। इसके पास मास भी होता है, मास तो होता ही होता है, तो मास के कारण एक दूसरे पे आप कौन सा फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल भी लगाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई ये कौन सा फोर्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट किया, ये कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल। दोनों फोर्स दिख गया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल दोनों दिखा दिया मैंने, राइट। चलो अब जरा हम दोनों की वैल्यूज को लिखते हैं। यहां देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, K Q1 Q2, दोनों चार्ज, यहां दोनों चार्ज क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन, K Q1 भी प्रोटॉन, Q2 भी प्रोटॉन, अपॉन R स्क्वायर। दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल, इसका क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, G M1 M2 बाय R स्क्वायर, G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दे, K दोनों सेम ही चीज है तो मैथमेटिकली स्क्वायर कर दो, Q Q Q स्क्वायर, G M M दोनों मास एक ही है, M स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब एक काम करना, दोनों को डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को किससे, ग्रेविटेशनल से डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे तो R स्क्वायर कट गया, क्या बचा, K चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, ठीक है। बस अब वैल्यूज रखने की बारी आ गई है, देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल, K कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अभी बताया 9 इंटू 10 द पावर 9,
चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखो ये वैल्यू इंटू 1.6 इंटू 10 द पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन जी 6.67 10 द पावर -11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, यह है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 द पावर -27 का होल स्क्वायर। मैंने सब की वैल्यू रख दी, के की, चार्ज की, कांस्टेंट जी की, मास की। अब मेरा मकसद है सॉल्व करना और इसको साबित करना, ठीक है, ध्यान देना। तो अब मैं क्या करूंगा, बस एक दो लाइन और है, सुनना जरा। सॉल्व करो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय ग्रेविटेशनल, सॉल्व करने आता होगा। अब एक काम करो 9, पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10 द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डबल करोगे तो 2.56 10 द पावर -19 और 2 डबल पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है 10 द पावर -38 अपॉन 6.67 इंटू 10 द पावर -11। ये देखो, फिर ये डबल पावर है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये करोगे दो बार तो शायद 2.87 के आसपास आ जाता है। ये हो गया डबल, अब इसको भी डबल करो, पावर डबल है तो 10 इंटू -54। चल मैंने सॉल्व कर दिया, पावर जो स्क्वायर का खोल दिया। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा मैथ देखो आप, सिर्फ नंबर को देखो आप। 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 18/12 क्या आएगा, 1 1 समथिंग आएगा। तो जब कंपेरिजन होता है ना, तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल, अब नियरली लगा लेंगे। नियरली क्यों नियरली, आप नियरली एक बात बताओ, सिर्फ नंबर देखना जरा, 9 और 2 ले लो इंटू 2 राउंड ऑफ करके लो, राउंड ऑफ करके भी लोगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3 27, 7 ले लो, इसको बना लो, 3 ले लो, 27/21। नंबर को छोड़ो, कुछ नहीं देगा, एक आध कुछ वैल्यू आ जाएगी छोटी मोटी। तो जब बड़े बड़े 10 के पावर्स हो जाए कहीं कंपेरिजन में, तो छोटे छोटे नंबर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और लेके सॉल्व भी करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मैं सिर्फ 10 के पावर को लेके चलूंगा। चलो 10 का पावर 9 इंटू 10 द पावर -38 अपॉन 10 द पावर -11 इंटू 10 द पावर -54। आप अगर नाराज हो रहे हो, आप लेके चलो, चलो लेके, नीचे ज्यादा ज्यादा 21 आएगा, ऊपर 18 आएगा, 18/21 क्या आएगा यार, समथिंग पॉइंट आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, इंटू पॉइंट कुछ कर दोगे तो बड़े बड़े जब 10 के पावर्स होना नहीं, तो छोटे छोटे डिजिट्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है कंपेरिजन में। अब बताओ जल्दी, 10 द पावर आपको पता है, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो -38 और 9 10 द पावर -29, ये भी पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में नीचे भी है, -54 ये -11 10 द पावर -65। चलो बस एक लाइन और, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल। अब मैं क्या कर रहा हूं, 10 द पावर 65 ये ऊपर लेके चला गया तो माइनस प्लस बन गया, और इंटू 10 द पावर -29, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई में फिर आ गया, फिर बेस सेम है, फिर पावर ऐड कर दो तो 65 ऐड करो, 10 65 प्लस -29 कितना आ गया, मुझे तो लग रहा है आ गया आपका आंसर 10 द पावर 36 आया ना। देखो, सो व्हाट वी कैन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो अप्रॉक्सली 10 द पावर 36, और वी कैन से, इसको वहां ले जाओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नियरली अप्रॉक्सली इक्वल टू, ऐसे कह सकते हैं 10 द पावर 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये प्रॉपर्टी थी ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्गर है, बहुत। देखो 10 द पावर 36, तो बोलने से नहीं, प्रूफ करना है। तो अगर एग्जाम में आ गया तो बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या लोगे बेटा, प्रोटॉन लेना। सबसे बेस्ट क्या लेना, प्रोटॉन, बेस्ट एग्जाम्पल। प्रोटॉन के पास मास भी है, चार्ज भी है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन यू कैन प्रूव इजीली। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक ही समझाया जाता है, उसी के एग्जाम्पल से पढ़ना है, ठीक है। दो मैग्नेट्स के बीच, दो करंट के बीच, वो 12th में पढ़ना है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, लेकिन हमने इलेक्ट्रो लिया है, मैग्नेटिक अभी नहीं। मैग्नेटिक बता दिया, लेकिन अभी एग्जाम्पल इलेक्ट्रो का लिया, चार्ज वाले का लिया, ठीक है।
तो एक बात बताओ, अगर मान लो, इसीलिए आने वाले दिनों में 12th वगैरह में या 11th में भी एक दो जगह में दिखाऊंगा आपको कि एक बॉडी पे दोनों फोर्स काम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी काम कर रहा होगा, मैग्नेटिक भी काम कर रहा होगा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल भी काम कर रहा होगा। तो मैं उस सवाल में ग्रेविटेशनल को कंसीडर ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा समझे? क्योंकि ये वाला ग्रेविटेशनल से इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। बट क्यों कर दिया जाता है ये अब आपको पता चल गया कि ये बहुत स्ट्रॉन्गर होता है इस फोर्स के कंपैरिजन में। अगर एक ही सिस्टम में दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, मासेस की वजह से ये काम कर रहा है और मास के पास चार्ज है तो ये भी काम कर रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं। तो आज मैंने फोर्सेस पढ़ाया, फोर्सेस के 4 टाइप में 2 टाइप पढ़ा दिया। 2 टाइप बहुत छोटे हैं और लॉ है थोड़ा सा। मुझे लगा था कि आज ही फिनिश हो जाएगा, बट नहीं, एक लेक्चर और दूंगा मैं, क्योंकि डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। और जितना मैंने पढ़ाया है दोनों लेक्चर, सबके नोट्स सब आपके पास पहुँच जाएंगे। प्लीज़ वीडियो देखना और नोट्स को लिखना। कुछ भी समझ में ना आए मुझे व्हाट्सअप कर देना या मुझे फ़ोन करना। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर, लेक्चर 3rd, वो फिनिश कर रहा हूँ इस चैप्टर को और उसके बाद 2nd चैप्टर में शुरू करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।